तो चलिए बेटा, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्लस 2 का, और इसमें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे इसका बेसिक डेवलप करना है, कैसे फंडामेंटल चीजें छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन, जो इसका नाम है उसको समझते हैं। सॉल्यूशन आपके आसपास है, बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जाम्पल में है। आप अगर लेमन वाटर बनाते हो, नींबू पानी, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। रसना बनाते हो, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो ये अगर सब सॉल्यूशन हैं तो इनके बारे में डिटेल में समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हम आमतौर पे आसपास देखते हैं। जैसे बात करें रसना की, तो रसना का एक सैशे लेते हैं और एक गिलास पानी लेते हैं, उस सैशे को खोल के पानी के अंदर डालते हैं, घोलते हैं, रसना तैयार हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपने ये जो रसना वाला सॉल्यूशन है ये कैसे बनाया, उस पाउडर को पानी के अंदर डाल के। अब ये पाउडर अगर आप ध्यान से देखो बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या दिखेगा, रसना का पाउडर बहुत ज्यादा कम था और पानी बहुत ज्यादा था। अगर ऐसे हम कंपेयर करके देखें तो जो कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है। तो इसी तरीके से हम शुरू कर देते हैं। देखिए, तो सर अभी अभी आपने बताया सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, और सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में अवेलेबल होता है। ये एक निशानी है आपको याद रखने के लिए। तो सॉल्वेंट ज्यादातर, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का खिताब किसको मिला, वाटर को। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे जाना जाता है। तो हम जरा समझते हैं कि सॉल्वेंट वाटर एक जो है वो 95% केसेस में सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा। तो वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है सर, पोलर होता है। पोलर मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, दोनों चार्जेस इसमें होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास बेंजीन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घुलते हैं। जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, अगर उनको आपको घोलना है तो किस में घोलेंगे, बेंजीन में, क्योंकि नॉन पोलर है। और अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स को घोलना है, HCl को घोलना है, ऐसे की चीजों को घोलना है, तो वाटर के अंदर घुलेंगे। सिंपल, समझ में आता है। तो हमारे पास ये जो हम पूरा चैप्टर हम ड्राइव करेंगे वो किन तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। सर ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमारे पास एक्चुअल में 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। एग्जाम्पल के साथ सीधा समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कौन से हुए, जिसके अंदर अगर आपने कोई चीज घोली तो एकदम से पूरी अच्छे से घुल गई है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो आपको क्या चीनी और पानी अलग अलग लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छे से घुला होता है, अच्छे से मिक्स्ड होता है। और अगर मैं उन दोनों को सेपरेट करना चाहूं तो क्या आसानी से हो जाएंगे, नहीं। आप पानी में से शुगर को या नमक को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नमक पानी में डालोगे तब भी ट्रू सॉल्यूशन बनेगा और शुगर पानी में डालोगे तब भी ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। कोलॉइडल कौन सा होता है, जो देखने में तो लगता है कि ट्रू है पर होता नहीं है। मतलब देखने में होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस। जैसे कि मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगते हैं कि सारे पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पर वो होते नहीं हैं। कैसे, अगर उनको अलग करना हो, थोड़ा दूध को गर्म करो, बीच में एक आधा नींबू डाल दो, तो आपको साथ ही में सारे पार्टिकल अलग अलग होते दिखाई देंगे। पानी अलग हो जाएगा, वो पनीर अलग हो जाएगा। मतलब उनको सेपरेट करना बड़ा आसान है। जिन दो चीजों को अलग करना आसान है, मतलब वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिली ही नहीं थी, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, कोलॉइडल। और तीसरा सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जिसमें पहले से ही पता है कि वो अलग अलग ही है। जैसे पानी में मिट्टी डाल दोगे तो वो तो नीचे बैठ जाएगी, ना वो कभी मिली है ना कभी मिलेगी। थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को धुंधला जरूर कर देगी और आप 5-10 मिनट उसको छोड़िए तो नीचे बैठ जाएगी। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन है। हमने पर कौन सा पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टर्म्स को समझते हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे।
होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन बेटा अभी अभी मैं बता के हटा हूं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें सारे पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि मैं आपसे बात कर सकता हूं कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक अगर आप परचेज करते हैं बॉटल, तो आप पहले सिप में जो टेस्ट को फील करते हैं, लास्ट सिप में भी वैसा ही टेस्ट आता है। सॉरी, क्या ऐसा होता है कि पहले सिप में बहुत अच्छा टेस्ट आया, या ज्यादा मीठा लग रहा है या कम मीठा लग रहा है, और अंत में जाते जाते मीठा बहुत ज्यादा हो गया? ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। सेकंड, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें नमकीन का। आप घर पे नमकीन खाते हैं, तो सपोज करो आप हाथ में पैकेट लेके पकड़ के बैठे हैं नमकीन का, और आपने बीच में हाथ डाला, जैसे वो जो आप वो कौन से खाते हैं, ड्राई फ्रूट वाला नमकीन, राइट? तो अगर आप उस नमकीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने हाथ डाला पैकेट के अंदर, तो क्या गारंटी है कि आपके हाथ में वो काजू या वो जो नट है वो आएगा? हो सकता है कुछ भी ना आए, वो एवं जो होता है नमकीन के अंदर सेवियां ही आ जाए, राइट? दैट मीन्स हर बार सेम चीज आना पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसलिए हम क्या उसको बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, कभी कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा। जैसे हम कई बार घर में अगर हम लंच करने बैठते हैं, तो आपको देखा होगा जो दही मिलता है गर्मियों में, हम क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर दही को डाल के लस्सी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस करते होंगे जैसे जैसे आप खाना खा रहे हो साथ साथ लस्सी पी रहे हो, तो लस्सी का दही नीचे बैठ जाता है, तो मतलब वो पानी के अंदर अच्छे से घुला नहीं था। समझ रहे हैं? वो भी क्या एक एग्जाम्पल हुआ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का। सारी केमिस्ट्री आसपास है, थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ोगे तो पता भी नहीं लगेगा चैप्टर कब निकल गया। समझ गए? आइए आगे। तो अब सर हमने क्या करा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझ लिया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को समझ लिया। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको गर्मी बहुत लग रही है और आपका मन कर रहा है कि मैं एक गिलास ना रसना पीता हूं बना के। मैं रसना का एग्जाम्पल ही डिस्कस करूंगा और उससे ही सारी चीजें समझा दूंगा। तो मान लीजिए आपने गिलास बनाने की कोशिश करी, आपके सामने एक पाउच पड़ा था, आपने पाउच खोला डाल दिया, फिर क्या करा? फिर एक और पाउच खोला डाल दिया, फिर एक और पाउच खोला डाल दिया। एक गिलास के अंदर आपने 3 पाउच डाल दिए। अब जब आप उसका सिप ले रहे हो तो आपको इतना ज्यादा वो मतलब खट्टा लग रहा है जो भी आपने फ्लेवर लिया है, तो अब आपको फील हो रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब खट्टा हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लेवर का टेस्ट आई जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मैंने ज़्यादा डाल दिया। आपने ये नहीं बोला मुंह से कि मैंने पानी कम डाला, ऐसा नहीं बोला आपने। आपने क्या बोला? मैंने रसना ज़्यादा डाल दिया। मतलब उस गिलास का टेस्ट जो चेंज हुआ है, उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको दे रहे हो? उस रसना के पाउच को। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। घर पे गेस्ट आए हुए थे, आपको बोला गया कि नींबू पानी इनको सर्व करिए। आप बनाने गए, 2 गिलास बनाने थे और 2 गिलास के अंदर आपने 5 नींबू डाल दिए, मान लेते हैं। तो वो तो बहुत खट्टा हो गया। अब बहुत खट्टा हो गया तो जैसे ही वो पिएंगे, जो आपके गेस्ट हैं, जब आपने सर्व करा तो जैसे ही उन्होंने सिप लिया, उन्होंने सिप लेते बोला ये तो बहुत खट्टा है, इसमें बहुत ज़्यादा नींबू है। कि उन्होंने बोला इसमें बहुत कम पानी है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। नींबू के ऊपर सारी मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक दी गई। मतलब कि वो जो खट्टापन था उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप अब क्या करेंगे? सपोज करिए आपका रसना के अंदर रसना ज़्यादा डल गया, या नींबू पानी के अंदर नींबू ज़्यादा डल गया, क्या आप उसको फेंक देंगे कि आपके पास कोई उपाय है उसका? तो आप क्या बोलेंगे? हम उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? वाटर। तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि आपका सारा का सारा जो सॉल्यूशन होता है, उसकी मेन गेम किसके हाथ में होती है? सॉल्यूट के हाथ में होती है। हमेशा बात याद रखिएगा। मेन जो आपके सॉल्यूशन का किंग पर्सन है वो कौन है? सॉल्यूट है। और आपने जो नींबू पानी पिया बहुत खट्टा लगा, तो आपको अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलना हो, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे बोलेंगे आप। तो अब हम वर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूशन के मतलब को समझेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा?
The amount of solute dissolved in per liter volume of solution or per kg weight of solvent is called concentration. जब आप कुछ सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को बनाने के लिए किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोल दिया जाता है, सॉल्यूशन बोल दिया जाता है, या उसके कॉन्सेंट्रेशन को किससे हम जज कर रहे हैं, सॉल्यूट की मात्रा से जज कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? दोबारा से, कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, सॉल्यूट से है। तो आपको सॉल्यूट की मात्रा बताएगी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सीधा लिख दे, यहां पे लिख देते, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। बस इतनी चीज आप याद रखिए और आपको कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन आ गई। अब अगर आपको बोला जाए कि जैसे नींबू पानी है या बहुत सारी केमिस्ट्री लैब के अंदर इतनी सारी टर्म्स होती हैं जहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन देखना होता है, ये देखना होता है कि ये सॉल्यूशन के अंदर कितनी मतलब कितना सॉल्यूट है, उसको जज करने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो तरह की होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है, वॉल्यूम, जिसके अंदर वॉल्यूम यूज होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट सर कैसे हुई, थोड़ा और समझे, एक और एग्जांपल, फिर किचन में पहुंच जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो कभी आपने नोटिस करा हो कि आप दूध डलवाते हैं, घर पे दूध डालने आते हैं ना, तो हमारे पास भगोना होता है, पतीला जो होता है बड़े वाला। मान लो कि आपने 4 किलो वाले पतीले में 1 किलो दूध लिया तो वो थोड़ा सा ही दिखेगा उसमें, बाकी पतीला खाली होगा। दोबारा से, आपने 4 किलो कैपेसिटी वाले पतीले में 1 किलो दूध लिया और उसको गैस के ऊपर रख दिया बॉईल करने के लिए। तो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग का जब समय आया, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो 1 किलो दूध था वो 4 किलो वाले पतीले से भी बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, आपके दूध का वॉल्यूम भी चेंज हो गया। बोलिए हाँ कि ना? एक लीटर दूध था ना, वो 4 लीटर से बाहर कैसे आ गया बेटा? मतलब उसने अपने वॉल्यूम को क्या करा, इंक्रीज कर लिया। सिंपल चीजें समझ में आ रही है ना? पर मुझे एक बात बताइए, बॉयल होने के बाद जब दूध ऊपर जाके आपने गैस बंद कर दी, वापस नीचे आएगा, क्या वो 1 लीटर से मतलब 1 किलो दूध क्या 2-4 किलो में हो जाएगा कन्वर्ट? नहीं, वो रहेगा तो 1 ही किलो। मतलब मास तो सेम रहता है, मास टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता। मतलब सर, जिन जिन चीजों में वॉल्यूम की चर्चा होती है वो टेम्परेचर से चेंज होंगी, और जिन जिन चीजों में मास की चर्चा होती है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होंगी। डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बात को याद रखिए, बहुत पते की बातें बता रहा हूं। और इट विल चेंज विद टेम्परेचर। इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। तो चलिए, अब हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम। इन सब में आप क्या देखिए, यहां पे वॉल्यूम दिख रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहां पे भी वॉल्यूम दिख रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी के फॉर्मूला में भी वॉल्यूम होता है, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम होता है, पीपीएम में V बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला पीपीएम। एक एक टर्म में आपको डिटेल में करवाऊंगा, समझ रहे हैं? बस अभी हम डिवाइड करके देख रहे हैं। पीपीएम मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, तो ये सब हमारे जो है ये वॉल्यूम यूज होता है इनके फॉर्मूलाज में। इस कारण से टेम्परेचर जब बदलेगा ये भी बदल जाएंगे। और अगर हम बात करें
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इनमें आप वॉल्यूम नहीं देखोगे, यहां पे वॉल्यूम नहीं है तो मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसमें भी वॉल्यूम नहीं होता, इसमें अकेले मोल्स होते हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी इसमें भी वॉल्यूम नहीं होता है तो ये भी, और इसमें मास बाय मास, पीपीएम मास बाय मास, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। प्रॉपर से नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टर्म को बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं और आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा कि कैसे वो टर्म्स काम कर रही हैं। आप इसको नोट करिए और आगे के लेक्चर में हम एक एक टर्म को डिटेल में समझते हैं। थैंक यू सो मच।